साल 2026, जब पूरी दुनिया का ध्यान अमेरिका चीन के तनाव, एआई की रेस और ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस पर टिका है, ठीक उसी समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे यूरोप के एक बहुत ही छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली देश नेदरलैंड्स। दोस्तों, पहली नजर में नक्शे पर नेदरलैंड्स आपको एक छोटा सा देश लग सकता है, जिसकी आबादी हमारे दिल्ली या मुंबई से भी कम है। लेकिन ग्लोबल ट्रेड, वर्ल्ड पॉलिटिक्स और सबसे बढ़कर आज की हाईटेक सप्लाई चेन में इस देश की ताकत इतनी बड़ी है कि इसके बिना दुनिया ठहर सकती है। और यही वजह है कि पीएम मोदी का यह दौरा सिर्फ एक सामान्य हाथ मिलाने वाली डिप्लोमेटिक विजिट नहीं थी, बल्कि यह भारत के फ्यूचर इकोनॉमिक एम्बिशंस यानी महाशक्ति बनने के इरादों से जुड़ी एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति है। क्या भारत अब यूरोप के साथ मिलकर चीन पर अपनी निर्भरता को पूरी तरह खत्म करना चाहता है? और क्यों दुनिया की सबसे रहस्यमयी और सबसे महत्वपूर्ण टेक कंपनी इस पूरी यात्रा के बिल्कुल सेंटर में थी? आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में गहराई से डिकोड करेंगे पीएम मोदी की इस ऐतिहासिक नेदरलैंड्स विजिट 2026 की इनसाइड स्टोरी को। चलिए समझते हैं। देखिए, नेदरलैंड्स भले ही साइज में छोटा हो, लेकिन जब बात ग्लोबल बिजनेस और टेक्नोलॉजी की आती है तो यह यूरोप का सबसे बड़ा गेटवे यानी रास्ता है। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे बिजी बंदरगाहों में से एक पोर्ट ऑफ रोटरडैम यहीं पर है। लेकिन इससे भी बड़ी एक चीज है जिसने नेदरलैंड्स को आज पूरी दुनिया का टेक गॉडफादर बना दिया है, और वो है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि दुनिया की सबसे एडवांस्ड माइक्रोचिप बनाने वाली मशीनें कोई अमेरिकी या चीनी कंपनी नहीं, बल्कि नेदरलैंड्स की एक कंपनी बनाती है जिसका नाम है ASML। आज आप जो भी मॉडर्न स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी एआई सर्वर चल रहा है या जो सुपर कंप्यूटर हैं, वो किसी न किसी रूप में इसी ASML की लिथोग्राफी टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो अगर आज के दौर में किसी भी देश को भविष्य की टेक्नोलॉजी की रेस जीतनी है तो उसका रास्ता नेदरलैंड्स की गलियों से होकर ही गुजरता है। इसीलिए 15 से 17 मई 2026 के बीच जब पीएम मोदी एम्स्टर्डम पहुंचे तो माहौल काफी गंभीर था। उन्होंने डच प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ एक लंबी द्विपक्षीय बैठक की और साथ ही डच राज परिवार से भी मुलाकात की। सतह पर देखने पर आपको लगेगा कि यहाँ कई समझौतों पर दस्तखत हुए, बिजनेस राउंड टेबल्स हुई और वाटर मैनेजमेंट पर चर्चा हुई। लेकिन अगर आप इसके बिहाइंड द सीन्स को देखेंगे तो भारत का असली फोकस 4 मुख्य स्तंभों पर था। पहला सेमीकंडक्टर्स, दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तीसरा क्लीन एनर्जी और चौथा ग्लोबल सप्लाई चेन्स को रीस्ट्रक्चर करना। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया एक अघोषित सेमीकंडक्टर वॉर यानी चिप्स के युद्ध से गुजर रही है। अमेरिका और चीन दोनों ही एडवांस चिप्स पर कब्जा करने के लिए आमने सामने हैं, और इसी बीच भारत भी अपने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत खुद को एक ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या यह है कि एडवांस चिप्स बनाने वाली जो मशीनें होती हैं उन्हें एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी मशीन कहा जाता है, और पूरी दुनिया में इसे बनाने का एक अधिकार सिर्फ और सिर्फ नेदरलैंड्स की ASML कंपनी के पास है। ये मशीनें इतनी जटिल होती हैं कि इनके बिना दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनी TSMC भी एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती। यही कारण है कि मोदी की इस यात्रा को भारत के चिप ड्रीम के लिए एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। अगर भारत को आने वाले समय में एक मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम खड़ा करना है तो डच कंपनियों का भारत में आना और अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करना सबसे पहली शर्त है। लेकिन बात सिर्फ हाईटेक चिप्स तक ही सीमित नहीं है। नेदरलैंड्स एक और चीज के लिए पूरी दुनिया में मिसाल माना जाता है, और वो है उनका वाटर मैनेजमेंट। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेदरलैंड्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र के स्तर से नीचे है। इसके बावजूद अपनी कमाल की इंजीनियरिंग, जादुई फ्लड बैरियर्स और कैनल सिस्टम की वजह से ये देश कभी नहीं डूबता। दूसरी तरफ अगर हम भारत को देखें तो हर साल हमारे यहाँ भयानक बाढ़ आती है, शहरों में वाटर क्राइसिस होता है और नदियां प्रदूषित हो रही हैं। इसीलिए इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर और अर्बन वाटर मैनेजमेंट को लेकर बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी की गई, ताकि भारत डच इंजीनियरिंग से सीखकर अपने शहरों को डूबने से बचा सके।
अब बात करते हैं उस हिडन जियोपॉलिटिकल एंगल की, जिसे आमतौर पर खबरों में खुलकर नहीं बताया जाता, और वो एंगल है चीन। कोविड महामारी और उसके बाद उपजे सप्लाई चेन क्राइसिस ने यूरोप की आंखें खोल दी हैं। यूरोप को समझ आ गया है कि किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए यूरोप अब अपनी डी रिस्किंग नीति के तहत चीन के विकल्प तलाश रहा है, और भारत इस बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नीदरलैंड्स और यूरोप के साथ भारत की यह बढ़ती नजदीकियां असल में एशिया और ग्लोबल मार्केट्स में चीन के बढ़ते प्रभाव को बैलेंस करने का एक बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रयास है। अपनी यात्रा के आखिरी चरण में द हेग में पीएम मोदी ने वहां रह रहे भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि दुनिया इस समय महामारी के बाद के असर, युद्ध, एनर्जी क्राइसिस और आर्थिक अस्थिरता जैसे सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। लेकिन इस पूरे अंधकार के बीच भारत एक ब्राइट स्पॉट यानी उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। मोदी ने भारत के डिजिटल रिवॉल्यूशन, यूपीआई, एआई प्रोग्रेस और देश के बदलते आर्थिक ढांचे का जिक्र किया। उनका ग्लोबल मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर था। भारत अब सिर्फ एक विकासशील देश या मूकदर्शक नहीं है, बल्कि वो आने वाले समय में ग्लोबल पावर डायनेमिक्स को तय करने वाली एक बड़ी शक्ति बन रहा है। तो अब समय आता है हमारे फाइनल और निष्पक्ष विश्लेषण का। क्या पीएम मोदी की यह नीदरलैंड्स यात्रा वाकई सफल रही? अगर हम इसके सकारात्मक पक्ष को देखें तो भारत और यूरोप के बीच रिश्ते एक नए रणनीतिक स्तर पर पहुंच गए हैं। सेमीकंडक्टर और क्लीन एनर्जी में निवेश आने के रास्ते साफ हुए हैं। लेकिन अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें तो कई एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि इस यात्रा में जो घोषणाएं हुई हैं उन्हें जमीन पर उतरने में सालों लग सकते हैं। भारत को अगर सच में एक चिप सुपर पावर बनना है तो सिर्फ समझौतों से काम नहीं चलेगा। हमें अपने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली पानी की 24 घंटे सप्लाई और लाल फीताशाही को बहुत तेजी से सुधारना होगा, क्योंकि चीन से मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। यानी ऊपर ऊपर से तो दोस्ती और हाथ मिलाना दिख रहा है, लेकिन सतह के नीचे शीत युद्ध की कड़वाहट आज भी उतनी ही बरकरार है। अमेरिका और चीन की यह दुश्मनी या प्रतिद्वंद्विता सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं है दोस्तों। ये आने वाले नए वर्ल्ड ऑर्डर की स्क्रिप्ट है, जिसका सीधा असर आपकी जेब, आपकी नौकरियों और ग्लोबल पीस पर पड़ता है। और शायद इतिहास में 2026 की इस मुलाकात को उस मोमेंट के रूप में याद किया जाएगा जब भारत और यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर भविष्य की इकोनॉमी को नया आकार देना शुरू किया था। आपको क्या लगता है, क्या भारत सच में अमेरिका और चीन की तरह एक ग्लोबल चिप पावर बन पाएगा? क्या हम चीन पर अपनी निर्भरता को पूरी तरह खत्म कर पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड अफेयर्स की गहरी एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।